हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उन्नति अकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके एमपीपीएससी के टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है। सो दोस्तों, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, यानी कि NCPCR। ओके दोस्तों, चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को भी लाइक कर दो और अपने उन फ्रेंड के शेयर कर दो जो ऑलरेडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपकी कुछ समय के बाद डैम श्योर आनी है। सो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप लगातार स्टडी करो। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत जैसे देश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, जबकि हम भारत में देखेंगे कि यहाँ पर हर बच्चों को जो अपने पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से केयर टेक करते हैं। फिर भी भारत सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता रही होगी यहाँ पे कि आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, हम बात करें देश भर में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका शोषण किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सड़कों के आसपास चौराहे पर कई बच्चे ऐसे हैं तो जो भीख मांगते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ यौन शोषण किया जाता है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ उनके अंगों का क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। ठीक है। तो इन सब गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यहाँ पर क्या किया है, गठन किया है। ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है वो बना कब है। तो भारत सरकार ने संसद के द्वारा एक अधिनियम को पास किया जिसका नाम क्या है, आपका बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है। तो इसके अंतर्गत आयोग के गठन का प्रावधान संसद में पारित हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्च 2007 में आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की क्या हुई, यहाँ पर आपकी स्थापना हुई है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें यहाँ पे तो आपको 2007 की डेट को याद रखना है कि इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, आपके यहाँ पर 2007 में हुआ है। क्लियर वाली बात। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र समझौता, ठीक है, जो कि कब हुआ है, आपके यहाँ पे 20 नवंबर 1989 को हुआ है, के द्वारा बच्चों के अधिकारों को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र समझौता जो आपका 20 नवंबर को हुआ था, तो इसके अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत यहाँ पर बच्चों के अधिकार किस किस प्रकार की हैं, तो उन अधिकारों को इस अधिनियम में यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर शामिल किया गया है। तो कुल मिला के आपका जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, तो उसकी जो गाइडलाइंस है वो हम समझ सकते हैं कि वो किस स्तर की आपकी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे प्री में पूछा जा सकता है कि इस आयोग का जो कार्यालय है यानी कि मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके यहाँ पर दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम आयोग की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन इस आयोग का हिस्सा होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। ठीक है। सो बात करें यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति के लिए आरक्षित होता है जिसने बाल कल्याण संवर्धन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष यहाँ पर बनाया जाएगा जिसने बच्चों के कल्याण के लिए क्या किया है, अपना जीवन समर्पित किया है, निस्वार्थ भाव से बच्चों के लिए क्या किया, यहाँ पर कार्य किया है। ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, काफी फेमस पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, जो कि कौन है आपके यहाँ पर, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है। तो ये तो काफी बड़ी हस्ती है, इनको बच्चों के कल्याण के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की एक संस्था थी, तो यहाँ पर बच्चों के कल्याण के लिए काम किया है। तो ऐसे कई पर्सन हो सकते हैं जो बच्चों के हितों के लिए काम करे, तो उसको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको याद रखना है यहाँ पर कि अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। सो अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो होता है एक समिति के माध्यम से। ठीक है। यानी कि कुछ लोगों को मिला के आपकी क्या बनेगी, यहाँ पर एक समिति बनाई जाएगी, और समिति में हम बात करें यहाँ पे कि कौन कौन है जो इस समिति में शामिल होंगे। ठीक है। सो अगर बात करें यहाँ पे, एक तो हो गए हमारे प्रधानमंत्री, दोनों सदनों के क्या हो गए, आपके विपक्ष के नेता हो गए। इसके अलावा एक कौन होगा आपका यहाँ पर, गृह मंत्री। ठीक है। यानी कि आपके होम मिनिस्टर। और एक जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा आपके यहाँ पर, HRD मिनिस्टर, यानी कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर,
या फिर हिंदी में हम बात करें यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री, दो आपके यहाँ पे विपक्ष के नेता हो गए। दोनों सदन का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि एक लोकसभा और एक कौन सी आपकी यहाँ पर राज्यसभा। क्लियर वाली बात, तो आप याद रखना इस चीज को, है ना। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर इस समिति में अगर पूछा जाए कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो होता है कि उसकी समिति में कितने लोग होते हैं, आपको याद रखना है कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपकी यहाँ पर 5 होती है। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष के अलावा यहाँ पर कुछ सदस्य भी होते हैं जो कि कितने होते हैं आपके यहाँ पर 6 सदस्य होते हैं। इसमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन 6 सदस्यों में से महिलाएं कितनी होती हैं। तो आपको याद रखना यहाँ पे कम से कम 2 महिला होने का प्रावधान है। ठीक है, एक अध्यक्ष हो गया, 6 सदस्य हो गए, 6 सदस्य में से 2 कौन होंगी, आपकी यहाँ पर वुमेन होंगी, यानी कि आपकी महिला होंगी, जिनका होना क्या है यहाँ पर अनिवार्य है। क्लियर वाली बात। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति एक ऐसे व्यक्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाए कि जो काफी प्रतिष्ठित हो, केंद्र सरकार की नजर में सक्षम व्यक्ति हो, ईमानदार भी हो, ठीक है, और अपने क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, जैसे कि अनुभव कहाँ पर रखता हो, शिक्षा के क्षेत्र में उसने विशेष कार्य किए हो, बाल स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण और बाल विकास के लिए कार्य किया हो, किशोर न्याय, किशोर न्याय यानी कि अपन बात करें यहाँ पे 15 से 16 साल के बच्चे होते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए कार्य किया हो, या फिर ऐसे बच्चे जो वंचित हैं, मतलब बात करें हम यहाँ पर आर्थिक स्थिति में जो मतलब आर्थिक तंगी में जो बच्चे रह रहे हैं, या फिर जिनके माता पिता नहीं, या कई कारणों से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वंचित हो जाते हैं, तो उनकी यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर उनकी सेवा भाव के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया हो तो उस व्यक्ति को यहाँ पर सदस्य बनाया जा सकता है। बात करें यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चों में तनाव को क्या करे, कम करे, मतलब तनाव का क्या करे, उन्मूलन करे, बाल मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जिसने काम किया हो, या फिर बच्चों से संबंधित कानून के क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने कार्य किया है, उस व्यक्ति को यहाँ पर इसका सदस्य क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। क्लियर वाली बात। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे कि आपका जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल किस प्रकार का होता है यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्य यहाँ पे 3 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। कितने वर्ष के लिए, यहाँ पर आपको विशेष अध्यक्ष का याद रखना है, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 3 वर्ष का होता है। ठीक है, वही बात करना है अध्यक्ष की मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे 65 ईयर्स तक का प्रावधान है, किंतु सदस्यों की जो अधिकतम एज का जो प्रोसीजर है वो कितना है आपका यहाँ पर 60 ईयर्स है। कंफ्यूज मत होना, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त हो सकते हैं ये, लेकिन अध्यक्ष जो है वो मैक्सिमम ईयर उसकी 65 हो सकती है, और यहाँ पर जो सदस्य हैं उनकी कितनी होती है, यहाँ पर 60 ईयर्स होती है। क्लियर वाली बात। अब अध्यक्ष या सदस्य चाहें तो केंद्र सरकार को स्वेच्छा से अपना क्या दे सकते हैं, यहाँ पर त्यागपत्र दे सकते हैं, और ज्यादातर ये सभी आयोगों में है, और जितनी देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, सांविधिक संस्थाएं, वहां पर अगर व्यक्ति विशेष को लगता है कि वो काम नहीं करना चाहता तो वो अपना त्यागपत्र किसी भी बॉडी को, या फिर जो बॉडी इसके लिए निर्धारित की गई है उसको अपना त्यागपत्र यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति या अध्यक्ष या सदस्य जो है अगर वो खुद अयोग्य हो या फिर गलत व्यक्ति हो, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कदाचार और अक्षमता के आधार पर यहाँ पर सरकार जो है उसको उसके पद से क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है, यानी कि उसको उसके पद से यहाँ पर हटाया भी जा सकता है। क्लियर वाली बात। ठीक है, चलो अब बात करें अगर कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से कैसा है, स्वस्थ नहीं है, कार्य करने में अक्षम हो, मतलब कार्य करने में कैपेबल नहीं हो, उसका जो आचरण है वो कैसा अनैतिक है, मतलब गलत टाइप का व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी की है, या फिर कहीं किसी से पैसा वगैरह लिया, बेईमानी टाइप से कुछ चीजें करी है वहां पर, तो कुल मिलाकर इस प्रकार के व्यक्ति को भी हम यहाँ पर पद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हटा सकते हैं। क्लियर। अब एक कंडीशन और है, क्या एक ऐसे व्यक्ति को हम अध्यक्ष या सदस्य बना रख सकते हैं जो लगातार 3 बैठकों में क्या रहा, अनुपस्थित रहा हो। ठीक है, सो हम बात करें यहाँ पे, यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष जो है आयोग की लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित होगा, ठीक है, तो उसको भी उसके पद से क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर हटा दिया जाएगा। क्लियर वाली बात। अब आपको एक चीज याद रखनी है
कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं यदि उनको उनके पद से हटाया जा रहा है तो उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए कि उनको क्यों हटाया जा रहा है, मतलब उससे उसकी बात कहने का यहाँ पर क्या अधिकार दिया जाता है। क्लियर वाली बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे आयोग के कार्य क्या होंगे। सिंपल सी बात है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो ये क्या कार्य करेगा, बालकों के अधिकार और उनके अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से हो और बालकों के भविष्य और हितों का संरक्षण और उनको ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं मिल सके, उनका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए ही कार्य करेगा। ठीक है, आप चाहो तो एमपीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लें और आप अपने माइंड से भी कुछ पॉइंट जो हैं वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि बात करें यहाँ पर बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान व उनके प्रति क्या करना, जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, बच्चों के जो अधिकार है वहां पे क्या अनुसंधान करना और उनके प्रति मतलब जो बालकों के अधिकार है उनके प्रति क्या करना, समाज में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, अब जनरली देखा होगा आजकल स्कूलों में बच्चे बहुत एक्सपर्ट हो गए, उनको पता है कि हमको ये अधिकार दिया है कि टीचर जो है वो बच्चे को मार नहीं सकता, तो जनरली वो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, हिंट कर देते हैं टीचर्स को, तो टीचर्स को भी लगता है कि ये शिकायत नहीं कर दे मेरी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे में क्या जागरूकता क्रिएट हुई। क्लियर वाली बात है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना और उपचारात्मक उपाय सुझाना। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इन बच्चों में सीमांत बच्चे, किशोर अपराधी, परिवार विहीन, ठीक है इसको थोड़ा करेक्शन कर लो, परिवार विहीन बच्चे और जो कैदियों के बच्चे होते हैं वो शामिल होते हैं। विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चे मतलब कैदियों के बच्चे। आप सिंपल सी बात है, अगर फादर ने कोई क्राइम किया तो उनके जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, तो आप सोचो ना तो उनका पालन पोषण हो पाएगा, ना तो उनको अच्छी शिक्षा हो पाएगी, तो उनके बच्चों में आगे वही प्रवृत्ति डेवलप्ड ना हो, तो उसके लिए आयोग क्या करेगा, यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हुई है वो वर्तमान स्थिति नीतियों की समीक्षा कर बच्चों के हित में उन्हें क्या करवाना, लागू करवाना। मतलब ये जो कार्य होता है वो यहाँ पे किस स्तर पे होता है, आपके किसी विभाग के स्तर पे होगा या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर पे होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लें कि मिड डे मील है। ठीक है, अब मिड डे मील जो स्कूलों में जो चल रहा है उसको प्रॉपर लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो ये सब चीज भी इस आयोग के अंतर्गत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि कुल मिला के जब बच्चों में पोषण होगा तभी तो वो उनका भविष्य सुनिश्चित होगा, तो उस प्रकार का पार्ट भी ये देख सकता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, एड्स, वेश्यावृत्ति, अत्याचार एवं शोषण आदि से बच्चों को बचाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर कदम उठाना। जनरली हम देखें आजकल कई केस आते हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को क्या आतंकवादी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट हो जाता है। जैसे बात करें यहाँ पर पाकिस्तान में कई वीडियो आए भी हैं जिसमें कई सारे छोटे जो बच्चे हैं वो AK-47 या